गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा गया था कि 15 मार्च से जो है क्लास 9, 10th, 11th, 12th के वीडियोस अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टरडे दैट इज ऑन 16th मार्च क्लास 12th के वीडियोस अपलोड हुए हैं। इसी सिलसिले में हम आज आपके सामने क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि क्लास 10th के बच्चों का भी बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है और बच्चों के अंदर काफी उत्सुकता भी होगी अपने रिजल्ट्स को लेके। बट आई नो ऑल ऑफ यू हैव डन योर पेपर वेरी वेल, और जिसके कारण आपका मार्क्स भी अच्छा होगा बेटा। मैं जानता हूं कि आपने इस कड़ी मेहनत के बाद बोर्ड एग्जाम को फेस किया है और जिस हिसाब से आप लोगों ने लिखा है, आप लोगों ने मेहनत की है, उसके मुताबिक आपका रिजल्ट आना श्योर है। अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं और आपको अब क्लास 11th के सिलेबस कुछ जानना जरूरी है कि हमें क्लास 11th के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्लास 10 तक हमने क्या की, क्या नहीं किए, कितना सीरियस थे, नहीं थे, बट क्लास 11th और 12th की जर्नी आपके फ्यूचर एंड कैरियर को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और मेहनत के आगे किसी भी चीज का रिजल्ट रुका नहीं है आज तक। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, इट डजंट मैटर। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, इट डजंट मैटर। हौसले यदि बुलंद हो तो, हौसले यदि बुलंद हो तो फासले क्या चीज है। मीन्स बेटा, यदि आपके जो है हौसले बुलंद हैं तो आपको आगे जाने से दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। इसी के साथ मैं हर्ष कुमार श्रीवास्तव आपका ब्यूटीफुल सा चैनल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पढ़ाऊंगा और आज ये लेक्चर 1 है इस चैप्टर का, जिसके अंदर मैं आपको जो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करूंगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स को बताएंगे। आफ्टर दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम एंड द लास्ट टाइप्स ऑफ यूनिट्स एंड देयर एग्जांपल्स। ओके, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके बेटा, हम बहुत बेसिक से आपको लेकर चलेंगे। आपको एकदम घबराना नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि घर में मम्मी कुछ चीजें पैक कर रही हैं, पैकिंग करनी है, कहीं टूर पे जाना है, और उन्होंने आपसे कह दिया कि बेटा थोड़ा रस्सी लेके आना है। तो आप
कि दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या अराइज होगा? मम्मा कितना, हाउ मच। तो मम्मी बोलेंगी थोड़ा सा या थोड़ा ज्यादा। मीन्स बेटा ये जो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा वर्ड जो रिलेट कर रहा है कि रस्सी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो कि आपके मां को उस पैकिंग को करने में आसानी हो। उसी सिलसिले में हम कहेंगे कि जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि आई लव यू स्टूडेंट्स, मैं आपसे प्यार करता हूं, तो इसमें कोई मैंने बुरा तो बोला नहीं, क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में ये रिश्ता होना चाहिए और हर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को प्यार करते हैं। अब हम इसको या आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि हर सर कितना प्यार करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, कितना करते हैं। दूसरे वे में हम कह दें कि आई एम एंग्री ऑन यू, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। हर सर कितना क्रोधित होंगे आज, क्लास छोड़कर आज चले गए हैं, बुलाना बड़ा डिफिकल्ट होगा, जाएं कि ना जाएं। तुम जाओ ना, ना 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 हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, जो है कि नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम माप नहीं सकते। हम उसको फील कर सकते हैं, माप नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ नेचर के अंदर ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम माप सकते हैं। तो ऐसी नेचर के अंदर वो चीजें जिसे हम माप सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। आप हमारे उस प्यार को, हमारे एंग्री को, हमारे सैडनेस को, हमारे फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते आप, ना हम आपके कर सकते हैं। मीन्स नेचर में और बहुत सी सारी चीजें हैं जिनको हम माप सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जिनको हम माप सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स के अंदर हम उन सारे क्वांटिटीज का डिस्कशन करेंगे जिसको हम मेजर कर सकें। हम उस क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे ही नहीं जिसको हम मेजर ना कर सकें। मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be measured and not about that quantities which cannot be measured। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा फिजिकल क्वांटिटी का, कि दोज क्वांटिटीज which can be measured are called as फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब एग्जाम्पल की बात करोगे, क्यूरियोसिटी होगी आपके माइंड में कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, क्लास 10th पढ़ के आ रहे हो, सिंपल सा टर्म सुना ही होगा, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस। मैथ भी पढ़े होगे, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे बेटा जो है कि फॉर एग्जाम्पल नेचर के अंदर हम दो ब्लॉक्स ले रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं बेटा ब्लॉक ए, और एक और ब्लॉक ले रहे हैं
इसको बोल रहे हैं ब्लॉक बी। आई एम जस्ट कंसीडर ओनली द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस ओनली। Along the x axis this distance is taken as L1, and for the block B this distance along the x axis is taken as L2। आपके माइंड में क्या एराइज हो रहा होगा कि ब्लॉक ए की जो लेंथ है, ब्लॉक ए ने जो डिस्टेंस रखी है along the horizontal axis that is along the x axis, कहीं ना कहीं जो ब्लॉक बी ने डिस्टेंस रखी है along the x axis उसके रिस्पेक्ट में L1 क्या है, ज्यादा। दैट इज L1 इज ग्रेटर देन L2। इसका मतलब क्या है बेटा कि हम ये कह सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी अलोंग द एक्स एक्सिस, विच ब्लॉक हैज मोर लेंथ एंड विच ब्लॉक हैज लेस लेंथ। Means which block has more distance, which block has less distance। Means कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है along the horizontal axis एक प्रॉपर्टी है किसकी, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी की, जो कि डिफाइन कर रही है ब्लॉक ए को और ब्लॉक बी को कि ब्लॉक बी की डिस्टेंस ये है और ब्लॉक ए की डिस्टेंस ये है और ब्लॉक बी की डिस्टेंस ये। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, लेंथ। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, लेंथ। प्रॉपर्टी है मैटर की, ब्लॉक की। इसी तरीके से नेचर के अंदर हम एक बेसिक एग्जांपल लें आपके समक्ष। हम दो आइडेंटिकल बॉल्स ले रहे हैं बेटा, बॉल ए एंड बॉल बी। दिस बॉल इज मेड अप ऑफ रबर एंड दिस बॉल इज मेड अप ऑफ आयरन। और मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों बॉल को अपने हाथ पर रखूंगा। ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारे दोनों पॉल्म्स होंगे और इस तरीके से हम रखेंगे जैसा कि आप देख रहे हो। इस वाले हैंड में मींस हमारे लेफ्ट हैंड में बॉल बी होगा और राइट हैंड में बॉल ए होगा। ठीक, अब जैसे ही हमारे हैंड्स में दोनों बॉल आएंगे, बॉल ए एंड बॉल बी, व्हाट विल हैपन, होगा क्या, ये वाला हैंड थोड़ा डाउन होगा, लेफ्ट हैंड जिसमें आयरन की बॉल थी, और राइट हैंड जो होगा वो एज इट इज रह गया, लिटिल बिट थोड़ा सा डाउन होगा। ये जो गैप आया है हमारे दोनों हैंड्स के हॉरिजॉन्टल लेवल में, वो क्या डिफाइन कर रहा है बेटा कि कहीं ना कहीं बॉल बी का जो वेट था वो कहीं ना कहीं बॉल ए के वेट से ज्यादा है। ओके, बॉल बी का जो वेट है वो बॉल ए की वेट से ज्यादा है। मींस बॉल बी exerting more force on my hand in compare to ball A। ओके, अब आप क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े होंगे और वहां एक फार्मूला होता है वेट का, W = mg। ओके, G क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कांस्टेंट होगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि प्लेस फिक्स है, प्लेस वेरी करता है तो इट मे बी चेंजेस इट्स वैल्यू, बट ऑन सेम प्लेस है तो वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना है। तो कहीं ना कहीं जो वेट है वो प्रोपोर्शनल किस पे हो जाएगा, मास पे। ओके, अब ये क्या दिखा रहा है बेटा, m क्या है, मास है। एंड व्हाट इज मास इन केमिस्ट्री, यू हैव ऑलरेडी नोन दैट अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं जो है बॉल ए और बॉल बी की एक और दूसरी प्रॉपर्टी बन के सामने आ गई, क्या, मास। क्या बन के आ गया बेटा दूसरी प्रॉपर्टी, मास। मींस मास भी एक क्राइटेरिया बन गया, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कहीं ना कहीं बॉल ए और बॉल बी को क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, जिसको मेजर किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करें बेटा जो है सिंपल सा
कि ये लेंथ हो गया, ये मास हो गया, या ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम मीजर कर सकते हैं, दैट्स वाई दे बिलोंग्स या दे आर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि मेजरमेंट के लिए नीड क्या होनी चाहिए। फॉर अ मेजरमेंट व्हाट विल वी नीड। देखिए, मान लीजिए ये स्क्रीन है और ये हमारा पेन है, ये हमारा पेन है और ये स्क्रीन है। तो यदि हमसे कहा जाए कि इस बोर्ड की लेंथ को रिप्रेजेंट करिए इन टर्म्स ऑफ पेन ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ पेन ऑफ लेंथ, क्या होगा बेटा? यू गो जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 means you can write length of DZ board equal to 8 times of length of pen. ओके, यहां पर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं बेटा? एक तो लेंथ ऑफ डीजी बोर्ड जिसको हमें मीजर करना था, और आपको अभी हमने बताया कि जिस चीज को हमें मीजर करना है दैट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो ये लेंथ ऑफ डीजी बोर्ड क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये 8 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। एंड लेंथ ऑफ पेन क्या है? एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड है। यदि हमारा मन होता ये कोई दूसरी पेन है, इस पेन के रिस्पेक्ट में यदि हमें इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना होता, तो यू कैन सी क्लियरली कि द लेंथ ऑफ द बॉल पॉइंट पेन इज लेस देन द लेंथ ऑफ द डीजी पेन। वो कहीं ना कहीं वैल्यू जो 8 आ रही थी वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती। तो मैंने क्या किया कि इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड माना, एक स्टैंडर्ड माना जो है किसको? लेंथ ऑफ पेन को, और उसी के रिस्पेक्ट में हमने इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया। इन द सेम वे आप कहीं जो है वेजिटेबल शॉप पे जाते हो, स्वीट शॉप पे जाते हो, तो आप जाते हो तो उस वेजिटेबल शॉप के शॉपकीपर से क्या बोलते हो कि भैया मुझे 5 केजी आलू दे दीजिए, 5 केजी पोटैटो। ये तो थिंग्स हो गई, मैटर हो गया जो कि हमें चाहिए थी। ये 5 केजी, 5 केजी क्या है? मास, मास है किसका? पोटैटो का। तो मास क्या हो गया बेटा? मास 5 केजी हो गया। तो यहां पर भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, और ये केजी क्या है? स्टैंडर्ड है। हमने बोल दिया कि आर्मी की रनिंग होनी है 1600 मीटर की, तो रनिंग होनी है मतलब कहीं ना कहीं हमने एक लेंथ या डिस्टेंस को कवर करना है, और वो लेंथ कितनी रखी गई है बेटा? 1600 मीटर, 1600 मीटर। ये 1600 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया? स्टैंडर्ड। तो आप एक चीज यहां से जान गए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू की नीड हो रही है और एक स्टैंडर्ड की जरूरत हो रही है। और न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट जो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको एक नया नाम दे दिया गया, और उसको नया नाम क्या दिया गया बेटा? यूनिट। उसको क्या नया नाम दिया गया? यूनिट। इसका मतलब कि अब आप पूछो कि सर यूनिट होता क्या है, तो हम क्या है कि सिंपल सा डिफिनेशन बताएंगे बेटा कि यूनिट इज व्हाट? द स्टैंडर्ड in which a physical quantity can be
measured or represented is called as यूनिट। यूनिट का डिफिनेशन हो गया कि द स्टैंडर्ड इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड और रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड एज यूनिट। मींस अभी तक आपने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी चीज आप जान गए कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। अभी आगे देखेंगे कितने टाइप्स के यूनिट्स होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब एक चीज जान गए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हर जगह आ रही थी, यहां 8 था, यहां 5 था, यहां 1600 था, और दूसरी चीज उसका स्टैंडर्ड। इट मींस फॉर मेजरमेंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या चीजें चाहिए बेटा। पहला हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड क्या हो गया, यूनिट। इट मींस लेट P be a physical quantity, then P equal to N multiplied by U। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी फिजिकल क्वांटिटी का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट्स नीड, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। मींस P यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, तो उसको राइट करने के लिए P इक्वल टू N इंटू यू। P क्या है आपको पता है, फिजिकल क्वांटिटी। N क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है, यूनिट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, अब हम बात करते हैं कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट्स के लिए यूनिट की जरूरत पड़ रही है, तो इस यूनिट की कुछ ना कुछ खासियत होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो दिमाग में आया वही यूनिट बना दिया। ऐसा नहीं है कि जो दिमाग में आया वही यूनिट बन गया। वो आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट की हम बात करें बेटा, यदि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो यूनिट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स अभी कुछ यूनिट लिख रहे हैं और किसी अनदर टाइम में हम कुछ और यूनिट लिख रहे हैं, ये क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए। आपने एक स्टैंडर्ड, एक मानक सेट करके रखा है, तो उसकी पहली पहचान यही है कि इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम। ओके, दूसरा क्या है खासियत बेटा, इट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस मतलब आप बेसिक से समझ रहे हो, तो हम कह सकते हैं मौसम। कोई रॉड है, मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड है, ठीक, या कोई वेइंग करने के लिए हमने एक मेजरमेंट या यूनिट बना रखा है कि ये हम इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट को, लेंथ को मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे। हीटिंग इफेक्ट हुआ, हीट हुआ, और मेटेलिक चीजें जो होती हैं हीट के बाद क्या करती हैं, एक्सपैंड होती हैं, लेंथ बढ़ गई,
मीजर कुछ करना होगा, मेजरमेंट कुछ आएगा, एरर आ जाएगा। इसलिए जो यूनिट है वो फिजिकल कंडीशन से चेंज नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि इसके रिवर्स प्रोसेस को देखो, कूलिंग कर दीजिए तो कोई ऐसी चीजें जो कि कंट्रैक्ट हो जाती है, मेटल्स को देख लीजिए, कूलिंग कर दीजिए बहुत ज्यादा, कंट्रैक्ट हो जाएंगे थोड़े। तो कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन जैसी चीजें जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशंस ये वेरी नहीं करनी चाहिए। दिस वन इज द सेकेंड क्राइटेरिया फॉर द यूनिट्स। और थर्ड बेटा, इट कैन बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। मतलब यदि कोई हमने बाट रखा हुआ है 1 केजी का, टूट गया, अब पता चला कि उसको बनाने के लिए हमें बहुत समय लग गया, तब तक तो जो अनदर पर्सन जो आएंगे हमारे पास, हमें जो चीजें उनको देनी होगी वो या तो हम ज्यादा देंगे या तो कम देंगे, एरर होगा। इसका मतलब क्या है कि इट कैन बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, जल्दी से इसको प्रोड्यूस किया जा सके, बनाया जा सके। क्लियर है। और फोर्थ क्या है बेटा जो है, फोर्थ ये है कि इट कैन नॉट, पहला क्या हो गया, इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम, सेकेंड वन इज शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशन, थर्ड वन इट कैन बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। फोर्थ क्या है कि ये प्रैक्टिकली साइज का होना चाहिए, सुटेबल साइज का होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज और प्रैक्टिकल साइज। मतलब जो चीजें हमारे जो है रेगुलर वे में काम आनी हो, वो चीजें इजिली इनको अवेलेबल। तो दिस वन इज द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट्स। फर्स्ट वन, इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम, सेकेंड वन इज it should not change with the physical condition, third one it can be easily reproducible, और चौथा है बेटा it should be of suitable sizes or practical sizes। ओके, अब बात यह आती है कि फिजिकल क्वांटिटी का काम हो गया, मेजरमेंट हो रहा है, यूनिट्स मिल गई क्योंकि एक स्टैंडर्ड तैयार हो गया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात आती है कि इनके ऊपर कंट्रोलिंग कौन करेगा। जिसका मन हुआ वही रख दिया, जो यूनिट है उनका, जिसका जैसे मन कर रहा वो जो वैसे मेजरमेंट कर ले, जिसका जैसे मन किया वैसे वो रिप्रेजेंट कर ले। इसके लिए गवर्निंग बॉडी बनी, इसके लिए गवर्निंग बॉडी बनी जो कि इस यूनिट के ऊपर कंट्रोल रख पाए। उसका नाम है बेटा जो है GCWM। फर्स्ट, सेकेंड है IBWM और तीसरा है बेटा NIST। मेन जो गवर्निंग बॉडी है GCWM है। इसका हेड क्वार्टर बेटा जो है HQ, हेड क्वार्टर कहां है, फ्रांस में है। ठीक, अब आते हैं इनके फुल फॉर्म्स पे कि क्या काम करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इनका जो मेन काम है वो कहीं ना कहीं जो यूनिट्स को कंट्रोल करने का, गवर्न करने का है, जो गवर्निंग बॉडी है एक तरीके से। G स्टैंड फॉर जनरल, C स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस, W स्टैंड फॉर वेट एंड M स्टैंड फॉर मेजरमेंट। क्लियर है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। सेकेंड वन IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। थर्ड वन
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ओके बेटा, तो ये गवर्निंग बॉडीज हैं। ये जो जीसीडब्ल्यूएम है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, आईबीडब्ल्यूएम है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, एनआईएसटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जीसीडब्ल्यूएम का हेडक्वार्टर कहां है? फ्रांस में। तो ये गवर्निंग बॉडी कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर कंट्रोलिंग कर रही थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 मिनट बस पानी पी लूं बेटा। ओके, अब बात करते हैं जो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले के समय में एंशिएंट एरा की हम बात करें यदि, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स थे बेटा जिसपे लोग मेजरमेंट का काम करते थे। उस समय टेक्नोलॉजीज का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। हुआ क्या जो है कि उस समय क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स थे जिसपे लोग चीजों को मीजर करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। वह कहीं ना कहीं एंशिएंट एरा की हम बात कर रहे हैं, एंशिएंट टाइम्स में कहीं ना कहीं फायदम था। हैंड स्पैन, लेंथ ऑफ द फुट, पॉम, क्यूबिट, ये कहने के डिफरेंट पैरामीटर्स थे किसी भी लेंथ को मीजर करने के लिए। बट आप सोचिए कि यदि मैं कहूं कि हमारे हैंड स्पैन के बेसिस पर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स ऑफ माई हैंड स्पैन किसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है या मीजर कर रहा है, तो क्या यह जरूरी है कि वो आप सभी के भी हैंड स्पैन की लेंथ के 5 टाइम्स के बराबर होगा? नहीं होगा। किसी का हैंड स्पैन छोटा हो सकता है, किसी का हैंड स्पैन बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज, लेंथ ऑफ द फुट की हम बात करें, किसी के फुट की लेंथ ज्यादा है, किसी के लेंथ के फुट की किसी भी अनदर पर्सन के फुट की लेंथ कम है। तो कहीं ना कहीं जो है इससे एक जैसा जो मेजरमेंट है वो संभव नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था। और अभी ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स आपने पढ़ा है कि वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ, फिजिकल कंडीशन के साथ। तो यहां पर तो चीजें चेंज हो रही हैं, मतलब ये यूनिक नहीं है। तो इस चीजों को चेंज करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज ने अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट को बनाया। उसमें पहला क्या था बेटा? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर इसको हम लोग दूसरे वे में कहते हैं एफपीएस सिस्टम। एफ किसके लिए स्टैंड है बेटा? फुट, पी स्टैंड है पाउंड, एंड एस स्टैंड है सेकेंड। मतलब कहीं ना कहीं फुट किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ को। पाउंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? मास को। सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को। ये ब्रिटिशर्स के सिस्टम से ये अपने कंट्री में जो है मेजरमेंट के लिए इन यूनिट्स का यूटिलाइज करते थे। अब बात आते हैं बेटा जो है फ्रेंच सिस्टम की, जो कि भारत में भी यूज होता था। इसको दूसरे वे में हम लोग कहते हैं एमकेएस सिस्टम, जहां पर एम स्टैंड है मीटर के लिए, के स्टैंड है बेटा किलोग्राम के लिए, एंड एस स्टैंड है सेकेंड के लिए। मींस मीटर,
कहीं ना कहीं लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, किलोग्राम, मास को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड किसको करेगा बेटा, टाइम को करेगा। ये तो अभी दो सिस्टम्स की बात हुई, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं जो है तीसरा जो सिस्टम था बेटा, वो कहीं ना कहीं मैट्रिक सिस्टम था। ये मैट्रिक सिस्टम किससे किससे मिलके बना हुआ था? एक तो फ्रेंच सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगा हुआ था इसमें, और साथ ही साथ गेविसन सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। इसको हम लोग दूसरे वे में कहते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब कहेंगे कि सीजीएस किसके किसके लिए स्टैंड है, तो सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। फिर से सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मेजर करेगा टाइम को, ग्राम मेजर करेगा मास को, सेंटीमीटर किसको मेजर करेगा, लेंथ को। ये तो कहानी तब तक थी जब तक कंट्रीज अपने अंदर के डिफरेंट चीजों के मेजरमेंट के लिए यूज करती थी। लेकिन अब क्या होने लगा कि किसी न किसी कंट्री में किसी भी मटेरियल की अधिकता होती थी, एक्सेस होता था कोई मटेरियल, प्रोडक्शन उसका, और किसी कंट्री में किसी भी मटेरियल का शॉर्टेज रहता था। तो इसके लिए पूरा सिस्टम, पूरा वर्ल्ड मिलके एक प्लान किया कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, ऐसे मटेरियल्स जिनकी जिस कंट्री में एक्सेस है, उसका कहीं ना कहीं उस कंट्री से एक्सपोर्ट हो, और उस कंट्री में जिस चीजों की कमी हो, शॉर्टेज हो, उसका इंपोर्ट हो। मतलब कहीं ना कहीं एक नया कॉन्सेप्ट बन के आ गया ट्रेड का, जिसको आप हिंदी में व्यापार कहते हो। तो व्यापार तो है नहीं कि हमारा इस देश से इसी देश तक बस व्यापार रहेगा, हमारा इस कंट्री से इस कंट्री तक ही व्यापार रहेगा। व्यापार तो जो ट्रेड है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होनी है। अब आप कहिए कि अभी आप दूसरे पेज पे देखे हो कि कोई ब्रिटिश कंट्री है और कोई इंडियन कंट्री है, मान लीजिए फ्रेंच सिस्टम लागू हुआ है वहां पे। तो ब्रिटिश कंट्री में जो है मास को किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, पाउंड में, और आपके यहां इंडिया में जो है उस मास को किस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किलोग्राम में। हाय अल्लाह, क्या हुआ? कहीं ना कहीं मतलब मास वहां पाउंड में, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हम इंडिया में किलोग्राम किलोग्राम लेके चिल्ला रहे हैं, हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, वो पाउंड में चिल्ला रहा है। जिससे जो कम्युनिकेशन था, लोगों के चीजों का, बात का आदान प्रदान था, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। वो कह रहे हैं पाउंड में है, ये कह रहे हैं किलोग्राम में है। इसके लिए नया सिस्टम आया बेटा जो है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ऐसा सिस्टम हम बनाएं जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लागू हो। कहीं भी जो है यूनिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूटिलाइज न हो। उसके लिए आया क्या, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म है बेटा जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और ये बनी कब, 1971 में। इसका मेन मोटो क्या था बनने का, कि जो है कोई भी कंट्री हो, कहीं ट्रेड हो रहा है, तो जो चीजें हम यहां से मीजर करके भेज रहे हैं जिस यूनिट में, वही यूनिट वहां भी क्या हो, यूज हो, लागू हो, जिसके कारण इंफॉर्मेशंस के कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम लोग ये जानेंगे कि आपने तो पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। नेचर के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं बेटा जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। बहुत से ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि किसी
के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि नेचर के अंदर ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जो कि किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस थीम देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ physical quantities. First one, fundamental physical quantities. तो हमने भी बताया कि नेचर के अंदर ऐसे बहुत से क्वांटिटीज हैं जो कि किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, मींस दे आर बेसिक। सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो बेटा कि दोज क्वांटिटीज which are basic and does not depends on any other quantities are called as fundamental physical quantity. फॉर एग्जाम्पल की आप बात करोगे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होंगे सर? हमने बताया कि ब्लॉक, दो ब्लॉक लिए थे, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। वहां हमने एक प्रॉपर्टी पाई थी उस ब्लॉक के अंदर, क्या? लेंथ, और दूसरी प्रॉपर्टी मास। तो आप सोचो कि लेंथ और मास का कहीं रिलेशन है या मास लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है? किस ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना है तो मास इतना होगा, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना है तो मास इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मींस लेंथ किसी भी चीज पे डिपेंडेबल नहीं है। इट मींस लेंथ इज अ बेसिक क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ओवर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या बेटा? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ गया क्या? लेंथ। दूसरा मास। मास भी किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। मास इज व्हाट? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, अलग अलग उनका मैटर होगा, और वो उनके मास को क्या करेगा? डिफाइन करेगा जो है। तो लेंथ हो गया, मास हो गया। थर्ड हो गया बेटा टाइम। टाइम भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। और बहुत सारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज है, अभी लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या होगा बेटा? जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मींस कहीं ना कहीं अब फिजिकल पता हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान गए कि बेसिक क्वांटिटी जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती हूं। तो ऑब्वियस है कि कहोगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो कि बेसिक नहीं होंगी और किसी न किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से क्या होंगी? डिराइव्ड होंगी। और वो अदर फिजिकल क्वांटिटी जिससे ये डिराइव्ड होंगी वो कौन होंगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा बात कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी? वो बेसिक नहीं होंगी, पहला चीज तो क्लियर है। दूसरा, वो किसी न किसी अदर क्वांटिटी से क्या होंगी? डिराइव्ड होंगी। वो कौन क्वांटिटी होंगी जिनसे ये डिराइव्ड होंगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन बेटा? दोज quantities which are not basic and can be derived from fundamental physical quantities are called as डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तुरंत आपके दिमाग में आंसर आएगा सर एग्जांपल, ठीक है। एरिया पढ़े हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी है?
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कहोगे ब्रेथ, ब्रेथ तो सर नहीं है मेरे भाई, ब्रेथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। पूछोगे क्यों, कह देंगे ब्रेथ इज आल्सो टाइप ऑफ लेंथ which are along y axis, maybe it may be along z axis, it may be along the x axis also, वो भी एक तरह का लेंथ ही है ना। out of the two given distance, the distance which is more in measurement is called as length, the distance which is shorter in measurement is called as breadth। तो लेंथ ही तो है, मीन्स अगेन ब्रेथ भी कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी। किस बिहाफ पे, लेंथ के बिहाफ पे। क्यों, क्योंकि ब्रेथ भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। दूसरा वॉल्यूम कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी, ब्रेथ आल्सो लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और हाइट आल्सो लेंथ अगेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मींस ये जो वॉल्यूम है एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी बन गया बेटा, जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ से क्या किया गया, डिराइव किया गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, इट इज आल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाई, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, वन इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है सभी को, एनी डाउट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे, अब जिस तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की हो गई, जिस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की हो गई, उसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिया था, एक स्टैंडर्ड लिया था जिसको आपने यूनिट बोला था। उसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए जिस तरीके से यूनिट को स्टैंडर्ड माना गया था, ऑन द बिहाफ ऑफ टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, फंडामेंटल यूनिट। कैसे डिफाइन करोगे कि ऐसे यूनिट्स विच आर बेसिक एंड कैन मीजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वह यूनिट जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मीजर करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। दोज यूनिट which can measured fundamental physical quantity are called as fundamental units। तो आपने तीन एग्जांपल्स देखे थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के इस पेज पे, क्या क्या था बेटा, लेंथ, मास और टाइम। तो क्या हो जाएगा, इनके जो यूनिट्स होंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड, एटसेट्रा। सेकेंड यूनिट डिराइव्ड यूनिट। अब तो समझ में आ गया होगा, आप भी जान गए होंगे डिराइव्ड यूनिट क्या होगी। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, मीन्स दोज यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स and can measure derived physical quantity are called as derived unit। For example, दो एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया था, derived physical quantity के फर्स्ट वन इज द एरिया एंड सेकेंड वन इज द वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा,
एरिया का यूनिट बेटा जो है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या, मीटर क्यूब। हम यहां पर एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या जो अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे, ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, क्यों नीड पड़ी एसआई सिस्टम की, ये आप तो जान गए, लेकिन कहीं ना कहीं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के एडवांटेज या बेनिफिट्स भी तो होंगे, उनको भी हम लोग जानेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक ले लिए होंगे। ओके, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे बेटा जो है। एडवांटेजेस का कहने का मतलब क्या है कि अभी तक आपने ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की, उसमें हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे वो कितने थे, 3। फ्रेंच सिस्टम की बात की, वहां फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने थे, 3, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। मैट्रिक सिस्टम की बात की, वहां पर भी जो है फिजिकल अरे फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने थे, 3। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कहीं ना कहीं इट हैज, पहले तो 7 थे जब ये बनी थी 1971 में, 1900 सॉरी ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स, एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स, फर्स्ट क्या था बेटा, इट हैज 7 यूनिट्स। तब थी जब जो एसआई सिस्टम प्रपोज हुई थी, वो कब प्रपोज हुई थी, 1971 में। बट इन 1975 में 2 और फंडामेंटल यूनिट्स इसमें ऐड कर दी गई। मींस कहीं ना कहीं जो एज अ टोटल ये कितने फंडामेंटल्स यूनिट्स रखे, 9 फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड वन, इट यूजेस मैट्रिक सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम की हम बात करें, मैट्रिक सिस्टम एम फॉर मैट्रिक, एम फॉर मल्टीपल, और इजी के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, टेंस की। मींस आपको पता है कि 12 इंचेज इक्वल टू आप क्या बोलते हो, 1 फुट। 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 इंचेस। ओके, तो ये कहीं ना कहीं फार्मूलेस को लर्न करने के लिए हमें डिफिकल्टीज होंगी कि 12 इंच इक्वल टू 1 फुट, 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 इंच एंड वगैरह वगैरह। ये क्या किया, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें जो है मल्टीपल्स ऑफ 10 है। मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। कितना इजी है, बस हमें नंबर ऑफ जीरो से बढ़ाने हैं। तो आप बताइए कि ये लर्न करना इजी है या ये, सभी का आंसर होगा कि ये वाला सर। तो ये सेकेंड एडवांटेज था किसका, एसआई सिस्टम का। ओके, थर्ड की हम बात करेंगे बेटा जो है,
थर्ड एडवांटेजेस में क्या है जो है कि एसआई सिस्टम के अंतर्गत ये जो वन टाइप के डिफरेंट क्वांटिटीज होते थे उनके लिए सिंगल यूनिट का काम किया, सिंगल यूनिट को बताया। इट यूजेस सिंगल यूनिट फॉर वन टाइप ऑफ फिजिकल quantities. It uses single unit for one type of physical quantities. अब ध्यान देने की बात है कैसे, जैसे आप हीट की बात करोगे तो फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में इसका जो यूनिट होता है बेटा वो कितना होता है, कैलोरी। वर्क की यूनिट क्या होती है एसआई, जूल। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया होगा और आप पेपर भी दे के आ रहे हो बोर्ड्स का, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती थी, किलोवाट आवर, जिसको आप सिंपल में क्या लिखते थे, kWh। ये अलग अलग था। एसआई सिस्टम ने क्या किया कि आपको पता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, बट इन फिजिक्स कहीं ना कहीं वर्क और हीट और एनर्जी आर को रिलेटेड। इसलिए एसआई सिस्टम ने क्या कहा, ये अलग अलग यूनिट्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल यूनिट का यूटिलाइज कीजिए, उसको क्या नाम बताया, जूल। ऐसे थोड़ी ना कि जूल बता दिया हो गया काम, और रिलेशन भी बता दिया। रिलेशन क्या बताया, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक। सेकेंड वन 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये रिलेट कर दिया कि आप एक ही यूनिट को तैयार करिए, बाकी कन्वर्जन से आप फॉर्मुलेट कर लीजिएगा। जो चौथा चीज, ये तो तीसरी एडवांटेज हो गई। चौथी एडवांटेज क्या थी बेटा, जो और लास्ट एडवांटेज ये है कि जैसे आपने जो है वर्क डन पढ़ा होगा क्लास 9th में, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक फिजिकल क्वांटिटी है वर्क डन, जिसका फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, इसको यदि हमें जो है यूनिट वे में डिराइव्ड यूनिट बनाना है, जो है इसका यूनिट क्या होगा, जूल, ठीक। तो यदि हमें सिर्फ 1 जूल को डिफाइन करना हो, क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन 1 जूल, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स लगे किसी बॉडी पे और उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना, 1 मीटर। इतना आसान। 1 न्यूटन का किसी बॉडी पे फोर्स लगाइए और वो बॉडी डिस्प्लेस कर जाए कितने से, 1 मीटर से। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। वाह, मजा आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि हम कह दें कि 2 न्यूटन का फोर्स लगे बॉडी के ऊपर और 1/2 मीटर बॉडी डिस्प्लेस करी। क्या हुआ, फिर से वर्क डन जब निकालोगे तो 2 गया, 1 न्यूटन मीटर फिर बचा इक्वल टू 1 जूल। कोई तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि सर W इक्वल टू, हमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और 1/3 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 3 फिर मर गया, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। तो ये चीजें ये भी तो डिफाइन करने के लिए प्रेजेंट है 1 जूल को, बट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ने क्या किया, यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज को यूज किया, यूनिट नंबर और यूनिट उनके। तो ये 4 जो है एडवांटेजेस थे किसके, एसआई सिस्टम के, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट।
अब हम लोग आगे की क्लास में जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके क्या फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है और उनके सिंबल्स क्या हैं, और उनके डेफिनेशंस को भी जानेंगे कि ऐसे थोड़ी ना 1 मीटर को डिफाइन कर दिया, जो मन आया वो बोल दिया, 1 kg को जो मन में आया वो बोल दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास ठीक है कुछ भी वगैरह वगैरह हो 1 kg है मान लिया। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जो है GCWM जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट टीम ने इस पे वर्क किया और एक्चुअल डेफिनेशन बताने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।